हेलो दोस्तों, आप सभी का अप्रैल मंथ की करंट अफेयर वीडियो में स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है केटामाइन को लेकर। तो जो केटामाइन होता है वो क्या होता है, एक विघटनकारी संवेदनहारी होता है जिसका उपयोग डॉक्टर एनेस्थीसिया प्रेरित करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, इसको एक डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स नामक दवाओं के एक वर्ग में संबंधित रखा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि ये व्यक्ति को वास्तविकता से अलग महसूस करा सकता है और अपने परिवेश से अलग होने की भावना का अनुभव भी करा सकता है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यदि इसका दुरुपयोग हो गया केटामाइन का अधिक उपयोग करने से, तो इससे आपको मतिभ्रम, पृथक्करण भ्रम जैसे मामले देखने के हानिकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं। और उच्च खुराक में गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं भी उत्पन्न कर सकता है और जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। ये चर्चा में एलोन मस्क को लेकर चर्चा में था, जिन्होंने बताया था कि इसका उपयोग डिप्रेशन के दौरान नकारात्मक रासायनिक स्थिति के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो सीधे ऑनलाइन में आएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा केटामाइन क्या है, और आपको 3-4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। जो अगली न्यूज़ थी वो थी त्रिपुरा के मातावरी पेरा और पचरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हाल ही में त्रिपुरा के मातावरी पेरा और उसकी पचरा जो है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जो मातावरी पेरा है वो क्या है, एक डेयरी आधारित मिष्ठान दुकान मतलब से प्राप्त हुआ एक मिष्ठान है मातावरी पेरा। और जो पचरा होता है वो क्या होता है कि वो हाथ से बुना गया एक प्रकार का कपड़ा होता है। तो इन दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ जिससे पहले भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है त्रिपुरा को, वो किसके लिए हुआ है, त्रिपुरा की प्रतिष्ठित रानी अनानास के लिए भी प्राप्त हुआ है। तो आपसे क्या होता है कि आपसे एग्जाम में हमेशा जीआई टैग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जीआई टैग क्यों चर्चा में था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रानी अनानास, मातावरी पेरा और पचरा किस राज्य के जीआई टैग है। तो आपको बताना होगा कि ये त्रिपुरा राज्य के जीआई टैग है। ठीक है, जो जीआई टैग होता है वो होता क्या है, एक प्रकार का अनाधिकृत नकल अथवा उत्पाद के दुरुपयोग के विरुद्ध आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है, वो प्रामाणिकता रहती है कि इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो संरक्षित है और उसी क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जा रहा है जहाँ इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ आपका ये आ जाएगा मातावरी पेरा और ये आपकी पचरा साड़ी। ठीक है, इसी प्रकार जो नेक्स्ट टॉपिक जो चर्चा में था वो ये था 900 वर्ष पुराना चालुक्य अभिलेख। कल्याणी के चालुक्य राजवंश से संबंधित 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के गंगापुर में उपेक्षित अवस्था में खोजा गया। ठीक है, अब क्या है कि आपसे जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो यहाँ पे चालुक्य वंश के बारे में या इससे संबंधित जो राजा है पुलकेशिन द्वितीय, उसके संबंध में क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि तेलंगाना के गंगापुरम जिले में आपको कन्नड़ शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सीधा भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में 900 वर्ष पुराना चालुक्य अभिलेख कहाँ खोजा गया, किस राज्य में। तो आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना राज्य में। ठीक है, इसे कल्याणी चालुक्य वंश के सम्राट भूलोकमला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तलैपा तृतीय के अधीन सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया था, जो ये अभिलेख था इसको। ठीक है, अब चालुक्य कौन थे, तो ये 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया था। आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो ऐसा पूछ सकते हैं कि 6वीं से 12वीं शताब्दी तक कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के रायचूर दोआब के आसपास कौन सा साम्राज्य केंद्रित था। और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, सातवाहन दे देंगे, चालुक्य दे देंगे, होयसल दे देंगे या काकतीय वंश दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्से पर चालुक्य वंश का शासन था। ठीक है, अब जो चालुक्य राजवंश है इसमें 3 विशिष्ट स्थितियाँ देखी गई। एक है बादामी के चालुक्य। बादामी के जो चालुक्य हैं वो सबसे पुराने चालुक्य थे, जिनकी राजधानी कर्नाटक के बादामी या बातापी में थी। उनका शासन 6वीं शताब्दी से लेकर शुरू हुआ और 642 ईस्वी के आसपास सबसे महान राजा पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद पतन हुआ। तो आपको यहाँ पे जानकारी मिलना गई है कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनका संबंध चालुक्य साम्राज्य से तो था, लेकिन किस वंश से था, तो वो थे बादामी के चालुक्य। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर एक है पूर्वी चालुक्य। पूर्वी चालुक्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, वेंगी। वेंगी उनकी राजधानी थी और पूर्वी दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद ये भी उभरे थे और 11वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। तीसरा नंबर पर है पश्चिमी चालुक्य। पश्चिमी चालुक्य जो है वो बादामी चालुक्य वंश के थे, उनके वंशज थे, मतलब 10वीं शताब्दी के अंत में उभरे और कल्याणी से इन्होंने शासन किया था। अब आपको पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कुछ जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक महान सम्राट था इस वंश का। कदम्ब, मैसूर के गंगो, उत्तरीय कोंकण के मोरवो, गुजरात के लाटो, मालवो और गुर्जरा सहित विभिन्न राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी। साथ ही साथ चोल, चेर, पांड्य राज्यों से अपनी अधीनता को भी सुरक्षित किया था। कन्नौज के राजा हर्ष और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को भी इसके द्वारा हराया गया था। यहाँ पर आप मैप में भी लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेस्टर्न चालुक्य दिख जाएंगे,
फिर आपको ये बादामी के चालुक्य दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको जाएंगे ईस्टर्न चालुक्य। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। अब यदि बात की जाए इनके प्रशासन और सांस्कृतिक योगदान की, तो इनके पास एक प्रकार से मजबूत सेना थी। ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, मतलब इनके द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णु भाव रखा गया था। साहित्यिक और मुद्रा शास्त्रीय योगदान भी इनके द्वारा देखने को मिलता है। अब आपको जो चीज़ ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इनके जो गुफा मंदिर है उसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों पर सुंदर भित्ति चित्रों को सजाया गया है। आपसे बहुत बार भित्ति चित्रों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चालुक्य के समय मिले जो वास्तुकला है उसमें भित्ति चित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाँ होते हैं। फिर इनके कुछ मंदिर जैसे आपको ध्यान होगा कि एक एहोल मंदिर है। एहोल मंदिर समूह में 2 मंदिर है, एक है लेडी खान मंदिर, एक है दुर्गा मंदिर और एक है हुचिम लड़िकली मंदिर, हुचिम मल्लीगुड़ी मंदिर। ठीक है, माफ़ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। दूसरा है बादामी मंदिर और तीसरा है पटक्कल मंदिर। और जो पटक्कल मंदिर वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों में 10 मंदिर हैं, जिनमें विरूपाक्ष और संगमेश्वर मंदिर भी शामिल है। तो आपको चीज़ ध्यान रखना है। और पुलकेशिन द्वितीय का एक फेमस है एहोल अभिलेख। आपसे सीधे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एहोल अभिलेख का संबंध किस वंश से है। तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से किसके द्वारा लिखा गया था, तो उनके प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति के द्वारा ये लिखा गया था। कर्नाटक के एहोल में मेगुडी मंदिर, ये मेगुडी मंदिर जो है ये आपसे पूछा जा चुका है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि मेगुडी मंदिर जो है वो कहाँ पर था। तो एहोल में मेगुडी मंदिर कर्नाटक में है। उसी में एहोल शिलालेख में चालुक्य इतिहास और उपलब्धियों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के समापन समारोह से संबंधित है। जो फाओ होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाओ यानी एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको ध्यान रखना है रोम इटली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो मोटे वर्ष अनाज घोषित किया गया था 2023 को, उसका समापन समारोह आयोजित किया गया था। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, टॉपिक है। अब इस समय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मिलेट्स को जानना है कि मोटे अनाज क्या होते हैं। तो जो मोटा अनाज होता है उसे छोटे बीज वाली फसलों को मिलेट्स के रूप में जाना जाता है। अक्सर इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अनाजों के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं और भोजन के लिए उगाए गए पौधे इसमें देखे गए थे। इसकी जलवायु भारत में मुख्य रूप से ये खरीफ की फसल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीफ की है, लेकिन मुख्यतः ये खरीफ की फसल है। आपको ध्यान रखना है। यदि स्टेटमेंट में आ जाए कि मोटा अनाज भारत में मुख्यतः रबी की फसल है, तो वो गलत हो जाएगा। रबी की फसल में भी फसलें तो उगती है मोटे अनाज की, लेकिन जो मुख्य रूप से फसल उगती है वो कौन सी है, वो खरीफ की फसल है। इसका तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान कर रखना है। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, क्योंकि ये मोटे अनाज इनकी खासियत है कि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनको पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी ये जलवायु रूप से अनुकूल है। मिट्टी का प्रकार क्या है, ये जलोढ़ से दोमट मिट्टी के रूप में पाए जाते हैं। अब भारत और कदन मतलब जो मोटा अनाज है विश्व का सबसे बड़ा कदन उत्पादक देश कौन है, भारत है, जो विश्व का 20% उत्पादन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पेपर पूछ लिया जाए, सीधा भी पूछ सकता है कि भारत विश्व में मोटे अनाज का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कितना, 20% हो गया। और मतलब टोटल कितना हो गया, 1/5 भाग जो है वो उत्पन्न करता है। और एशिया के उत्पादन में 80% की भागीदारी भारत के पास है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब 4/5 भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब आगे सामान्य जो कदन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने सुना होगा रागी की फसल, ज्वार की फसल, एक होता है लिटिल मिलेट या समा, एक है बाजरा, फिर आपको चना सुना होगा। स्वदेशी किस्में जैसे कोदो, कुटकी, चेना, सावा, ये सब भी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि इसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो मोटे अनाज का उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, वो आपका राजस्थान है, जो भारत में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन करता है। उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। तो आप यदि यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 5th स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और इसके लिए कुछ पहले भी की गई थी, जैसे गहन कदन के माध्यम से पोषण सुरक्षा पहल, इंडिया वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ। ठीक है, इनके एमएसपी में भी वृद्धि की गई। और कृषि मंत्रालय के द्वारा 2018 में कदन को पोषक अनाज के रूप में घोषित किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया।
तो कब किया गया? 2018 में किया गया। किसने किया? कृषि मंत्रालय ने किया था। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक चर्चा में था वो था अफ्रीका का अफार ट्रायंगल, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपसे क्वेश्चन जो सीधा बनेगा वो ये बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल किस महाद्वीप से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि अफार ट्रायंगल का संबंध जो है वो अफ्रीका से है। ठीक है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि हाल ही में भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल निष्कर्षों के अनुसार अफ्रीका के अफार ट्रायंगल में आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। आपको ध्यान होगा कि जो अफ्रीका का पूर्वी भाग है, वहाँ जो विक्टोरिया लेक है, वहाँ से लेकर यदि ऊपर तक इथियोपिया से लेकर मिस्र तक की यदि बात की जाए तो वहाँ पे विवर्तनिक घटना देखने को मिल रही है, जिसके कारण क्या है कि वो ट्रायंगल जो है वो अलग हो रहा है, जिससे एक गैप बन रहा है उनके बीच में, रिफ्ट वैली इसीलिए उसका नाम है। ठीक है। तो इससे एक नए महासागर की उत्पत्ति की संभावना की बात है। अब जो अफार ट्रायंगल है वो क्या है? अफ्रीका के हॉर्न, तो हॉर्न में कौन कौन से देश हैं? आप कमेंट करके बताएंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। इसमें अफार ट्रायंगल एक भूमिकीय निम्न भूभाग है। इसमें 3 विवर्तनिक प्लेट है, जिसमें न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट शामिल है। ठीक है। तो इनके ट्रायंगल पर न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट हैं। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली का एक हिस्सा है जो अफार क्षेत्र से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक विस्तृत है। इसके भौमिक महत्व के अतिरिक्त अफार ट्रायंगल का एक समृद्ध परजीवी इतिहास भी रहा है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब जो आपसे सामने आ सकता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये अरेबियन प्लेट है, ठीक है, ये न्यूबियन प्लेट है, ठीक है, और ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे उठ रहा है, और ये अफार ट्रायंगल ये रहा आपका। ठीक है। ये अफार ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका सोमालिया है, इथियोपिया, जिबूटी और इरिट्रिया, यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत भी आते हैं। तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। यहाँ पे गल्फ ऑफ अडन भी दिख रहा है आपको, रेड सी दिख रहा है। तो ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा जो रिफ्ट वैली के कारण ये हिस्सा अलग होते दिखेगा। आपको एक बार अलग रंग से ड्रॉ करके बता देते हैं कि ये हिस्सा जो है वो इस प्रकार से आपको अलग होते हुए दिखेगा, जिसके कारण क्या होगा कि यहीं पे नया महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। अब जो टेक्निक संचलन और रिफ्ट वैली का विस्तार हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो महासागर बनेगा उसका नाम है अल्बर्टाइड अटलांटिक रिफ्ट। ठीक है। और ये घटना ऐसा नहीं कि आज से, इसके कुछ प्रमाण क्या है? जैसे 2005 में इथियोपिया के रेगिस्तान में एक बड़ा भ्रंश विस्तार देखने को मिला था। वो इस चीज़ के प्रमाण है कि धीरे धीरे ये घटना होने वाली है, और ये घटना आगे जाके कब होगी? 5 से 10 मिलियन वर्ष के बाद में होगी। इसी क्रम में जैसे यूपीएससी में 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। क्या क्वेश्चन था कि उपयुक्त में से कौन सी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है, मतलब उसमें मोशन करती है। तो आपके ऑप्शन आपसे पूछे थे कौन कौन से, जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है गुरुत्वीय बल, चौथा है प्लेट संचलन, पाँचवें नंबर पर है पृथ्वी का घूर्णन, और छठवां है पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पृथ्वी, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ये सारी ही ऐसी घटनाएं जिसके कारण पृथ्वी के पृष्ठ पर भूगति के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगली जो न्यूज़ चर्चा में थी वो थी मुंबई में पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है कि हाल ही में भारत के किस शहर या किस राज्य में पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किया गया है। तो स्थापित कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। मुंबई में भारत के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किए जाने के लिए सशस्त्र बल एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करने की योजना बना रहा है। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के भी सामंजस्य हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस रणनीतिक कदम का मुख्य उद्देश्य एकीकृत नेतृत्व ढांचे के तहत रसद, बुनियादी ढांचे, मरम्मत, रखरखाव तथा आपूर्ति सहित 3 सेवाओं की सभी सुविधाओं व संसाधनों को समेकित करना है। वर्तमान में मुंबई में 3 सेनाओं के अलग अलग विंग हैं जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। नौसेना मुंबई में अब पर्याप्त उपस्थिति के साथ एक नए सेटअप के रूप में भूमिका निभा रहा है। साथ साथ कोयम्बटूर के पास स्थित सुलूर और गुवाहाटी को दूसरे और तीसरे आम रक्षा स्टेशनों के लिए चुने जाने की उम्मीद है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुलूर कहाँ पर है? ये कोयम्बटूर के पास में है, और गुवाहाटी असम में है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार जो कमांड है वो वर्ष 2001 में त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है वो है वेकोम सत्याग्रह को लेकर। इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आपसे इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। आपको 5 स्टार मार्क लेना चाहिए इस पर। ठीक है। हाल ही में भारत के द्वारा वैकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाई गई, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने अस्पृश्यता और जाति उत्पीड़न को चुनौती दी थी। वैकोम सत्याग्रह होता क्या है
यह एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था जो एक सदी पहले केरल के त्रावणकोर विरासत कहाँ पे हुआ था, तो केरल राज्य में हुआ था। वैकोम में 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला था। यह आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की गहरी प्रथाओं के विरुद्ध एक जबरदस्त विरोध था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वैकोम सत्याग्रह, इसका संबंध क्या है, इसका संबंध है अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। यह आंदोलन उत्पीड़ित वर्ग के लोग, विशेषकर एजोवा जो जनजाति है वहाँ पे केरल में, उनके महादेव मंदिर के आसपास सड़कों पर चलने के प्रतिबंधित था। उनका जो एजोव जनजाति थी उनका, तो इनका मानना था कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें अस्पृश्य नहीं माना जाना चाहिए, इसीलिए इनका विरोध कर रहे थे। मंदिर के मार्ग खोलने हेतु त्रावणकोर की महारानी रीजेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के प्रयास किए गए। वो भारत में पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन कौन सा था, तो वैकोम सत्याग्रह था। ठीक है, अब इसके संबंध में जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, इसका नेतृत्वकर्ता में प्रमुख नेतृत्वकर्ता एजवा जाति के टी.के. माधवन पहला व्यक्ति, एक थे के.पी. केशव मेनन और तीसरे थे के. कलप्पन। आपको इन तीनों व्यक्तियों के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं पेपर में 3-3 व्यक्तियों के नाम देके 4 ऑप्शन, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि वैकोम सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे। हो सकता है आपको किसी स्टेटमेंट में इन 2 व्यक्तियों के नाम दे दे, तीसरा कोई और दे दे, तो आपको तीनों के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के. कलप्पन, ऐसे दूरदर्शी नेता थे। पेरियार या थंतई पेरियार के नाम से सम्मानित इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने स्वयंसेवकों को संगठित कर भाषण के माध्यम से उत्साहवर्धन किया और कारावास की सजा भी उनको दी गई थी। उन्हें वैकोम वीरर की उपाधि भी प्राप्त है। मार्च 1925 में महात्मा गांधी वैकोम पहुंचे और विभिन्न जाति समूहों के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर आंदोलन को गति भी प्रदान की। तो आपको ध्यान रखना है कि वैकोम सत्याग्रह से महात्मा गांधी भी जुड़ गए थे आगे जाके। प्रारंभ में सत्याग्रह का लक्ष्य वैकोम मंदिर के आसपास सड़कों पर सभी जातियों के लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। आंदोलन के नेताओं ने गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर रणनीतिक रूप से हिंसक तरीके के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक है, इसका परिणाम क्या रहा, 4 सड़कों में से 3 सड़कों पर सभी जातियों के लोग को सुगम कर दिया गया। ठीक है, और इनका परिणाम और प्रासंगिकता ये थी कि ये पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन था। यह इतना सफल हुआ कि इसको देखकर आगे भी कई मंदिर आंदोलन हुए। इसी प्रकार अगली न्यूज़ थी जो थी वो थी रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि। विगत वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात जो था वो रिकॉर्ड स्तर पर 21,083 करोड़ रुपए, लगभग 2.63 बिलियन। तो आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना है, 21,000 मान लीजिए आप, लगभग 21,000 करोड़ जो है वो रक्षा निर्यात किया गया था 2023-24 में, या 2.63 बिलियन डॉलर। इससे क्या होगा कि आपको एक फैक्ट क्लियर है, यदि स्टेटमेंट में आता है तो आप संभाल सकते हैं, या फिर आपसे सीधे ऑब्जेक्टिव में यदि सीधा पूछ ले, आंकड़ा पूछ ले, तो आप तो भी कर सकेंगे। ये पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात का 31 गुना में वृद्धि हुई है। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ चर्चा में थी वो थी विक्रम-1 स्टेज 2 का सफल परीक्षण हुआ। अब जो विक्रम-1 है वो क्या है, आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल ही में उपलब्धि प्राप्त की गई विक्रम-1 क्या है। तो विक्रम-1 जो है वो भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट प्रक्षेपण यान है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका जो स्टेज 2 है, जो उसका सफल परीक्षण हाल ही में हुआ, उसका नाम रखा गया है कलाम 250 या कलाम 250। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कलाम 250 या के 250 क्या है। तो कलाम जो 250 है वो एक ठोस ईंधन के साथ उच्च शक्ति वाले कार्बन मिश्रित रॉकेट मोटर के साथ एक उच्च प्रदर्शन करने वाली एथिलीन, प्रोपिलीन, डायन और टेरपोलीमर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का उपयोग करता है। ठीक है, तो आपको कुछ मिला के ध्यान रखना है कि रॉकेट के प्रणोदन से संबंधित स्टेज 2 जो है विक्रम-1 की, उसका नाम है कलाम 250। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ थी वो थी कच्चा तीबू द्वीप को लेकर। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपसे पूछ सकते हैं, आपसे जो सीधा पूछेंगे वही पूछेंगे कि कच्चा तीबू द्वीप हाल ही में भारत के साथ किस देश के साथ विवाद रहा। तो कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में विवाद देखने को मिला। जो कच्चा तीबू द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में 285 एकड़ का एक निर्जन द्वीप है। ठीक है, ये भारत के रामेश्वर से 33 किलोमीटर दूर है और वहीं पे श्रीलंका के जाफना से 62 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। इसमें कोई मतलब इस मानव निवास नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चर्च है इसमें, जिसका नाम है सेंट एंथोनी चर्च। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा सेंट एंथोनी चर्च कहाँ पर स्थित है, तो वो कच्चा द्वीप पर स्थित है। और किसके बीच विवाद है, तो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित क्षेत्र है। इसी क्रम में यदि भारत की और विवादों की बात की जाए तो हमारा सरक्रिक विवाद है एक पाकिस्तान के साथ में।
ठीक है। जो आपने देखा होगा गुजरात जो ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर एक सर क्रिक पड़ता है। फिर दूसरा जो विवादित क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो बांग्लादेश के साथ है, वो न्यू मूर द्वीप को लेकर था। लेकिन जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है उसके द्वारा बांग्लादेश के पक्ष में इसको सुना दिया गया है कि इनका हिस्सा है। तो न्यू मूर द्वीप का विवाद किससे था, बांग्लादेश से। सरक्रिक का विवाद है पाकिस्तान से, और कच्चा टीपू द्वीप का विवाद है श्रीलंका से। यहाँ आप उस लोकेशन भी देख सकते हैं, ये आपको कच्चा टीपू द्वीप यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये इंडिया है, ये रामेश्वर, और उसके पास में 32 किलोमीटर, और यहाँ पे जाफना जो है श्रीलंका का, उससे कितना दूर है, 62 किलोमीटर दूर है। इसी क्रम में एक अगली न्यूज़ चर्चा में थी, वो थी हवाना सिंड्रोम को लेकर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा हवाना सिंड्रोम क्या है। हवाना सिंड्रोम एक विशेष रूप से, मतलब जो अमेरिकी राजनयिक है उनके बीच एक प्रकार की घटना देखी गई है। ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसमें क्या होता है कि मतलब आप जो सैन्य कर्मचारी होते हैं जो दूतावास के में काम करते हैं, उनमें रात में अत्यधिक सिर दर्द होता है और उनको चुभने वाली आवाज़ें सुनाई देती है। ठीक है, तो उस प्रकार की घटनाएं, न्यूरोलॉजिकल समस्या एक प्रकार की, ये कहाँ पे देखी गई थी, 2016 में हवाना के क्यूबा में इसको पहली बार इसको नोटिफाई किया गया था। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ थी वो थी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को लेकर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा जो लार्ज वैल्यू फंड है, इस योजना के तहत अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है। लार्ज वैल्यू फंड क्या होता है, लार्ज वैल्यू फंड एक वैकल्पिक निवेश कोष होता है जिसमें प्रत्येक निवेशक एक मान्यता प्राप्त निवेशक होता है, और इसमें न्यूनतम 70 करोड़ का निवेश किया जाना आपको शामिल होता है। तो आपको चीज़ ध्यान रखना है कि लार्ज वैल्यू फंड के लिए न्यूनतम निवेश कितना होना चाहिए, तो 70 करोड़ रुपए का होना चाहिए। जबकि जो वैकल्पिक निवेश कोष होता है वो क्या है, वैकल्पिक निवेश कोष निवेश उद्देश्यों के लिए भारत में स्थापित निजी तौर पर एकत्रित अथवा सामूहिक निवेश का एक कोष होता है जो किसी विकल्प के रूप में बनाया जाता है। अब सेबी ने जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, वैकल्पिक निवेश कोष, इसके 3 प्रकार बताए हैं। एक है श्रेणी वन। श्रेणी वन में क्या होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में किया गया निवेश इसमें शामिल होता है। आपका एंजल फंड आ जाएगा इसमें, वेंचर कैपिटल फंड जो होते हैं वो आ जाएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के जो भी फंड है या तो वो सामाजिक रूप से लाभकारी योजनाओं के लिए है, और या फिर छोटे या लघु मध्यम स्टार्टअप्स के लिए होते हैं। जो श्रेणी टू होती है उसमें श्रेणी और 1 और 3 को छोड़कर जो प्रतिभूतियाँ शामिल होती है, मतलब कौन कौन से, श्रेणी 3 को देख लेते इससे पहले। जो श्रेणी 3 है इसमें जटिल व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करते हुए अल्पकालिक निवेश रिटर्न के साथ इसका निवेश किया जाता है। मतलब आप निवेश तो कर रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न भी प्राप्त होगा। इसमें आपका हेज फंड जो होते हैं वो आते हैं, और सार्वजनिक जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आपको हेज फंड और सार्वजनिक इक्विटी फंड जो है वो काय में शामिल हो जाएगा, श्रेणी 3 में शामिल हो जाएगा। अब जो श्रेणी 2 है उसमें कौन कौन से आएंगे, उसमें फंड्स ऑफ फंड आते हैं, फिर डेट फंड जो आपने सुना होगा, या प्राइवेट इक्विटी फंड शामिल होता है। तो सार्वजनिक इक्विटी फंड जो है वो श्रेणी 3 में आता है, वो प्राइवेट इक्विटी फंड जो होता है वो श्रेणी 2 में आता है। अगली न्यूज़ है स्टार्ट 2024 को लेकर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्ट क्या है। तो स्टार्ट जो है वो एक इसरो के द्वारा एक अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है, और अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रोवाइड करवाता है। इसके तहत भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान इसमें किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, यह युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। अगली न्यूज़ जो चर्चा में थी वो थी कल्ल-काडल को लेकर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही कल्ल-काडल की घटना क्या है। तो कल्ल-काडल जो है एक प्रकार का प्री मानसून सीजन है जो कभी कभी भारत के दक्षिण पश्चिमी तट, यानी जो केरल वाला जो मालाबार तट जिसको कहते हैं, उसके पास होने वाली एक मानसून के बाद लहरों की घटना है। स्थानीय मछुआरों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का शब्द है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊंची समुद्री लहरों के कारण केरल के कई तटीय सैकड़ों घरों में बाढ़ की घटना देखने को मिलती है, पानी की घटना देखने को मिलती है। लक्षद्वीप और तमिलनाडु के अन्य तट पर अक्सर कल्ल-काडल से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो ये कल्ल-काडल की घटना है इसको प्रायः सुनामी के साथ जोड़कर देख लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सुनामी होता है वो जो सुनामी की घटना होती है वो सागरीय जल की गहराई में
अशांति से उत्पन्न होती है। ठीक है, सागर जल की गहराई में अशांति के कारण उत्पन्न होने वाली घटना का एक समूह है। जबकि कल काडल जो है वो मानसून के कारण आती है, मतलब हवा जब फ्लो बहता है हवा का, तो उसके कारण जो होती है घटना देखने को मिलती है। यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की, तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और 1999 में इसको स्थापित भी किया गया था। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन नई दिल्ली की एक इकाई है ये। तो आपको ये इस प्रकार से चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ओनली लिखा है, तो आप इसको हटा सकते थे। केवल चक्रवात कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यदि आपने चक्रवात टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो चक्रवात की जो आई होती है वो केवल कुछ चक्रवात में ही वाताक्षी प्रभाव उत्पन्न होता है। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, नहीं, जबकि इसका तापमान जो है वो अधिक होता है, क्योंकि यहीं से क्या होती है कि हवाएं जो होती है वो ऊपर उठ के जाती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया है कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, तथा जब जल पीछे हटता है तब वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। एक अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है, तो भारत के आप देखेंगे कि भीमुनिपट्टनम में ये घटना देखी जाती है। अगला टॉपिक है बीमा सुगम को लेकर। तो हाल ही में जो इरडाई है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा बीमा पॉलिसी खरीदने, बेचने और सर्विसिंग के साथ साथ दावों के जो निपटान होता है, मतलब कोई बीमा से संबंधित मामले होते हैं उनको निपटान करना हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि बीमा सुगम की स्थापना की है। यह उन सभी बीमा कंपनियों को शामिल करेगा जो मतलब एक फ्लोर के नीचे जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों को प्रस्तुत करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक एकीकृत मंच होगा जिसमें सरकारी डेटाबेस, बीमाकर्ता, मध्यस्थ और बीमा रिपोजिटरी सभी इसमें शामिल होते हैं। इसमें ग्राहक का विवरण प्राप्त रहेगा तथा उत्पाद की जानकारी प्रदान करेगा और बीमा पॉलिसियों की खरीद और सर्विसिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक चर्चा में था वो था यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म को लेकर कि यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म क्या है। यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया गया है। और इसे शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के द्वारा एक दूसरी बैठक में लॉन्च किया गया। डेटाबेस शांति रक्षकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के मामलों की निगरानी करेगा और ऑनलाइन भंडारण के रूप में भी कार्य करेगा। यह जो है प्लेटफॉर्म वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 2589 के प्रावधान को लागू करता है, जिसमें सदस्य देशों की मेजबानी करने वाले सैनिकों से संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के सभी कृत्यों के अपराधियों को न्याय क्षेत्र में लाने का आह्वान किया गया है। यदि आपसे कभी पूछे द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक कौन है, तो उसमें बांग्लादेश का सबसे बड़ा स्थान आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के द्वारा सबसे अधिक सैनिक भेजे गए हैं, 6608 सैनिक इसमें भेजे गए हैं। उसके बाद रवांडा, इथियोपिया, नेपाल और भारत जो है वो कितने स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो आपको चीज़ ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक बहुत अधिक चर्चा में रही थी पहल, फर्स्ट मूवर कोएलिशन। ये क्या है, स्टील जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लिए विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक पहल है। इस कोएलिशन ने घोषणा की है कि उसका विस्तार हो गया है और 55 कंपनियां 9 देश लगभग शून्य उत्सर्जन के समाधान का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट मूवर कोएलिशन किसकी एक पहल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक पहल है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगली जो चर्चा में न्यूज़ थी वो थी नेपाल ने बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, नेपाल की संघीय संसद ने बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल जो बिम्स्टेक चार्टर है उसको मंजूरी दे दी है। और ये जो चार्टर है जिसको मंजूरी दी है ये 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में इसको अपनाया गया था। यदि हम बिम्स्टेक की बातचीत करें तो इसको 1997 में गठित किया गया था।
ठीक है। क्यों गठित किया गया था कि बंगाल की खाड़ी और क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि, शांति स्थिरता पर केंद्रित करने के लिए। यदि बिम्स्टेक की बातचीत की जाए तो इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल है। तो आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें शामिल है, ये कब बना, 1997 में बना, ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। यहाँ मैप में फिर से देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री शामिल है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा भारत, फिर आपको पड़ जाएगा नेपाल। ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे श्रीलंका, थाईलैंड, और यहाँ पे आपको म्यांमार और भूटान भी देखने को मिल जाएगा। और यदि बात की जाए इनकी पॉपुलेशन, तो 22% ऑफ द पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। 2.7 ट्रिलियन जीडीपी है इनका। ठीक है। आपको चीज़ें ध्यान रखना है। और इसका पहला समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ था, वो थाईलैंड में हुआ था, और श्रीलंका इस द करेंट चेयरपर्सन है इसका। अगली चर्चा में न्यूज़ थी कृत्रिम सूर्यकों को लेकर, कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा परमाणु संलयन अनुप्रयोगों में प्लाज्मा अवस्था में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और यह सूर्य की स्कोर से 7 गुना अधिक तापमान होगा। यह उपलब्धि परमाणु संलयन के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के दौरान हेतु एक मील का पत्थर साबित होगी। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपसे यदि पूछे कि हाल ही में किस देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य का किया गया, तो वो तो दक्षिण कोरिया जाएगा। लेकिन एक टोकामेक योजना है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है। ये 1985 में लॉन्च किया गया था। इसमें 35 मेंबर है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है, और ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है। ये बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोतों के रूप में परमाणु संलयन की क्षमता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। यहाँ पे ये होता है परमाणु संलयन या फिजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके दो जो जो बड़ा परमाणु होता है, उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे आपको अलग अलग भागों में विभक्त होते जाएगा। ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, इसमें क्या होता है कि जो दो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, उनमें संलयित होकर एक बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं परमाणु संलयन, और ये होता है परमाणु विखंडन। अगला टॉपिक चर्चा में जो था वो था प्रोजेक्ट आकाश तीर को लेकर। ये क्या है, प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है वो एक नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की है भारतीय सेना के द्वारा। यह आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने का एक अग्रणी प्रयास है, जो जटिल संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। और इसको शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है इस परियोजना को। यह जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये नवरत्न कंपनी, एक पीएसयू है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है अहोबिलम तीर्थ पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध। अहोबिलम मंदिर आपसे सीधा पूछ सकते हैं, जोड़ी में मिलाने के लिए आ सकता है, ये कहाँ पर है, किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पड़ता है, तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। ठीक है। इस अहोबिलम मंदिर परिसर में जो आगंतुक जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीथल बेस कैंप में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध, संभावित मानव पशु संघर्ष के कारण रात भर रुकने और मंदिर में पशु बलि पर प्रतिबंध शामिल कर दिया गया है। ठीक है। इससे निकटवर्ती नल्लामाला वन क्षेत्र में रेड सेंटर्स, तेंदुआ, हिरण और बाघ आदि निवास करते हैं। तो आपको एक जानकारी मिल गई है कि अहोबिलम मंदिर कहाँ पर है, तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में स्थित है। अगला टॉपिक है भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल का हाल ही में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और यदि बात करें यदि हम, तो इसका संचालन किसके द्वारा किया गया है, इसका संचालन किया गया है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड या कमीशन और डीआरडीओ जो है, इनके द्वारा मिलकर किया गया है। जो अग्नि प्राइम मिसाइल है वो मिशन दिव्यास्त्र कार्यक्रम का एक भाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप दुर्जेय रणनीतिक क्षमताओं वाले देशों के मध्य अपनी स्थितियों को मजबूत करना है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक परमाणु सक्षम नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह 2 चरणों वाली कनस्तर प्रणाली है, जिसकी अधिकतम क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास होगी, और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से भी लैस है। इस साल के जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो राजनीतिक दल है उनके संबंध में एक सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। यह सुविधा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के लिए अनुरोधों को व्यवस्थित करता है, तथा पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर अनुरोधों को पारदर्शी तरीके से सक्षम करने में भी मददगार होता है। इसी क्रम में अगली न्यूज़ है पुणे में, कहाँ पर किया गया है, पुणे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के
75 दिन पूर्व एक योग महोत्सव को आयोजित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में 2024 के अंतर्गत निम्न में से किस शहर में योग महोत्सव को शुरू किया गया था। तो कहाँ किया गया था, पुणे में किया गया था। ठीक है, इसमें प्रतिभागियों ने मंत्र मुक्त कर देने वाले परिणाम के साथ पूर्ण लय और सामंजस्य के साथ एक सामान्य योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया और इसका आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा भी देखने को मिलता है। योग दिवस की यदि बात की जाए तो ये 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून की तारीख का सुझाव इसलिए दिया गया था क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस वर्ष का सबसे लंबा दिन और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है। ठीक है, यदि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो ये समारोह नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। और जो WHO ने शारीरिक गतिविधि के लिए 2018-30 तक अपनी वैश्विक कार्य योजना में इसको योग को भी शामिल किया है। अगली न्यूज़ थी असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य को लेकर। असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में उत्तक संवर्धन की प्रयोगशाला को प्रारंभ किया गया है। तो हाल ही में दिल्ली वन विभाग ने दुर्लभ देसी वृक्षों के संरक्षण हेतु असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना के लिए एक पहल स्थापित की। इस लैब का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो दिल्ली के नियंत्रित वातावरण में लुप्तप्राय देसी वृक्षों को उगाना और आक्रामक प्रजातियों के कारण पुनर्जनन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रजातियों के पौधों को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो आपको ध्यान रखना है असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में है। अगला टॉपिक है हाथी गलियारों में भूदृश्य पारिस्थितिकी। जो भूदृश्य पारिस्थितिकी होती है वो क्या होता है, एक परिदृश्य जिसमें अस्थायी स्थानिक पहलुओं तथा जीवों के मध्य परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब जो आपकी अस्थायी होती है, स्थानिक पहलू जो होते हैं उनके मध्य परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यदि हम एलिफेंट कॉरिडोर से संबंधित रिपोर्ट की यदि बात करें 2023 की, तो इसके तहत भारत में 62 नए जो गलियारे थे उन पर प्रकाश डाला गया है। और भारत में यदि देखा जाए तो भारत में कुल 150 हाथी गलियारे हैं। सबसे अधिक संख्या जो है पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर कुल 26 गलियारों की संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें पूर्वी भारत में और वगैरह वगैरह में भी हाथी गलियारे देखने को मिलते हैं। यदि कुछ हाथी अभ्यारण्यों की यदि बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे टांडेली जो है वो पे यहाँ पे कर्नाटक में है, मैसूर, फिर वायनाड, नीलाम्बूर और अन्नाईमोडी पेरियार जो है वो कहाँ पे, केरल में। तो आप इनके नाम से इनको याद रख सकते हैं। जैसे टांकी जो है वो कहाँ पर है, नागालैंड में है। फिर गारो हिल्स मेघालय में है। फिर आपका चिरांग रिपू जो है वो कहाँ पर है, वो असम में है। तो आपको इस प्रकार से कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे ताकि आप पेपर में इसको सॉल्व कर सकें। आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, भारत में तमिलनाडु और असम में हाथी अभ्यारण्य सबसे अधिक है। जो तमिलनाडु और असम है दोनों में ही 5-5 हाथी अभ्यारण्यों की संख्या पाई गई है। हाथी जो 1972 के एक्ट में परिशिष्ट एक में भी शामिल है साइट्स की, और ये इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। ठीक है, 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, तो कब किया गया था, 2010 में किया गया था। और आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1992 में प्रारंभ किया गया था। वहीं पे यदि हम बात करें कि हाथियों की सबसे अधिक आबादी भारत में कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक आबादी जो है वो कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक हाथी गलियारे कहाँ पर है, तो वो है वेस्ट बंगाल में। तो आपके दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें जो रूस है उसके द्वारा इस पर हमला कर दिया गया था। जो ज़पोरिज़िया दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में कहाँ पर है, यूक्रेन में एनज़ोर्दर के पास स्थित है और यह यूरोप में सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था संयंत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निरीक्षण भी करती है। यहाँ पर आप बिल्कुल इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ज़पोरिज़िया ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में आपको देखने को मिल सकता है। इसी क्रम में पेनेट वर्ग जो जीएस में इंपॉर्टेंट हो सकता है, साइंस का विषय बन सकता है कि पेनेट वर्ग क्या है। तो पेनेट वर्ग जो है वो जीव विज्ञान में वंशानुक्रम पैटर्न को समझने के लिए लाया गया था। क्रॉस ब्रीडिंग प्रयोग के लिए जीनोटाइप की भविष्यवाणी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका नाम रेजिनाल्ड सी पेनेट के नाम पर रखा गया है, जो 1905 में इसको देने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। इसी क्रम में जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक था चर्चा में वो था ICGS समुद्र पहरेदार की आसियान देशों में तैनाती। अब आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ICGS समुद्र पहरेदार क्या है।
तो भारतीय तटरक्षक बल जो है उनके द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स के लिए समुद्र पहरेदार ने हाल ही में आसियान देशों में अपनी तैनाती को मजबूत किया है। और कौन से आसियान देश में है वो? मुआरा ब्रुनई के तट पर पहुंच चुका है वो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुआरा कहाँ पर है। तो मुआरा एक जगह है, पोर्ट है कहाँ का? ब्रुनई का। यह तैनाती समुद्री प्रदूषण के लिए भारत के आसियान पहल का एक हिस्सा है, जिसकी घोषणा 2022 में की गई थी। ठीक है, यह तैनाती न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि समुद्री प्रदूषण और चिंताओं पर बल देते हुए भारत की सागर एक्टिस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के साथ को भी संरेखित करती है। ये आपका ब्रुनई है और इसी के यहाँ पे एक पोर्ट है, क्या नाम है? मुनारा। तो आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन में पेपर एक में एक ही क्वेश्चन आएगा, समुद्र पहरेदार क्या है। इसी प्रकार होम्योपैथी को लेकर विश्व होम्योपैथी दिवस जो कि कब मनाया जाता है? जो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। वो न्यूज़ में था कि राष्ट्रपति के द्वारा इस दिवस के अवसर पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। जो संगोष्ठी, इसका विषय क्या था? अनुसंधान को सशक्त बनाना और प्रवीणता में वृद्धि करना। तो अनुसंधान को सशक्त बनाना और प्रवीणता में वृद्धि करना था। ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? डॉक्टर हेनीमेन की जयंती के उपलक्ष्य में। इसकी थीम क्या थी? होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक चर्चा में था वो था भारत का सितवे बंदरगाह की तक पहुंच। विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह, तो आपसे पूछ सकते हैं सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है। ठीक है, आपको लोकेशन ध्यान रखना है। स्वीकृति प्रदान कर दी है। और चाबार के बंदरगाह के बाद ये भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। आपको बताना है कि चाबार का बंदरगाह जो है वो किस कंट्री में है। ठीक है, जो म्यांमार का राखीन राज्य है, आपको ध्यान रखना है कि राखीन जो प्रोविज़न है वो कहाँ पर है? वो म्यांमार में है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये आपका सितवे पोर्ट है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। और इसी क्रम में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि भूटान और बांग्लादेश के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर की निर्भरता को कम करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि बायोराग तकनीक जो चर्चा में थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये एक प्रकार की कृत्रिम प्रवाल बनाने की तकनीक है। इसका आविष्कार वुल्फ हिलवर्ट्स के द्वारा किया गया था। यह प्रवाह चुंबक की तरह काम करती है और घुले हुए खनिज, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बोनेट के आयन को आकर्षित करके प्राकृतिक प्रवाल भित्तियों के समान कैल्शियम कार्बोनेट की परत को बनाती है। ये भित्तियाँ मछलियों के लिए आवास बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगी। मछली पकड़ने के लिए स्थानिक समुदाय को लाभान्वित भी करती है। इस प्रकार से ये आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बायोरॉक स्ट्रक्चर को अपनाया जाता है और इसमें कोरल और कैथोड का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनको बनाया जाता है।